हेलो साथियों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं सक्सेस स्टेप्स पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश की जिलेवार सीरीज में हम लोगों ने धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन आदि जिलों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग निमाड़ के, जो कि पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, अनूप खांडवन जिसका प्राचीन नाम है, उस प्रकार से दादाजी धुनीवाले, किशोर कुमार की जन्मस्थली और इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध जिला खंडवा के बारे में विस्तार से समझेंगे। उससे पहले साथियों, हम लोग इस निमाड़ शब्द के बारे में समझ लेते हैं ताकि जिले को समझने में आसानी रहेगी और इसका गठन किस प्रकार हुआ इसके बारे में भी एक आसानी से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, निमाड़ मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी भौगोलिक सीमा में एक तरफ विंध्य आप देख सकते हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला, और दूसरी तरफ सतपुड़ा। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसमें कौन कौन सी? राजपीपला, ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की प्रमुख पर्वत शिखर है और इसके मध्य में स्थित है निमाड़, जिसका पौराणिक काल में निमाड़ को अनूप जनपद कहा जाता था। इसे बाद में निमाड़ की संज्ञा दी गई। वैसे भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर तो किस क्षेत्रों को किस प्रकार से कौन कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निमाड़ी का उपयोग किया जाता है और भीली, शब्द, मालवी आदि भाषा यहाँ पर यूज किस प्रकार से की जाती है ये आप समझ सकते हैं, है ना। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसका विभाजन कैसा हुआ। तो निमाड़ का विभाजन हुआ दो हिस्सों में, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में। जिसमें पूर्वी निमाड़ में कौन कौन था? खंडवा और बुरहानपुर। पश्चिमी निमाड़ में आता है खरगोन तथा बड़वानी जिला। साथियों, ये वर्तमान की बात हो रही है। पहले यह सिर्फ 1 नवंबर 1956 को, है ना, जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था तो पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के जाना जाता था, जिसमें ये चारों जिले नहीं थे। लेकिन 25 मई 1998 को जो पश्चिमी निमाड़ था, जिसमें खरगोन और बड़वानी जिले को अलग अलग पश्चिमी निमाड़ को कर दिया गया। इसके साथ आते ही 15 अगस्त 2003 जो पूर्वी निमाड़ था उसको खंडवा और बुरहानपुर में बांटा गया। तो यहाँ पर निमाड़ी भाषा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जिलों को समझा और निमाड़ी भाषा यहाँ की प्रमुख भाषा है तथा खरगोन, गोगांव, महेश्वर, सेंधवा, भिकनगांव जैसे यहाँ पर प्रमुख शहर है। और निमाड़, पूर्वी निमाड़ में खंडवा, हरसूद, पुनासा जैसे शहर है। पश्चिमी निमाड़ में कौन कौन से? खरगोन, गोगांव, महेश्वर, सेंधवा, भिकनगांव में। मध्य में नर्मदा नदी बहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है निमाड़ क्षेत्र में। ऐसा अनुमान है कि आर्य और अनार्य की सभ्यताओं को मिश्रित होने के कारण यह क्षेत्र निमार्य के नाम से जाना जाता है और कालांतर में अभ्रंश होने के बाद निमार फिर निमाड़ में परिवर्तित हो गया। एक मतानुसार अन्य और है कि यहाँ पर नीम की वृक्षता की सघनता पाए जाने के कारण इसे निमाड़ भी कहा गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निमाड़ को समझा साथियों। आगे हम लोग देखेंगे खंडवा जिले के बारे में। तो खंडवा जिले के निमाड़ से उससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? 15 अगस्त 2003 से पहले पूर्वी निमाड़ के नाम से, जिसमें 1 नवंबर 1956 को पूर्वी निमाड़ से अस्तित्व में आया था, निमाड़ से, और यह जिला पूर्वी निमाड़ के रूप में अस्तित्व आया था। इसी के साथ 15 अगस्त 2003 की जो तारीख आती है जिसमें पूर्वी निमाड़ को खंडवा और बुरहानपुर में विभाजित कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम क्या था खंडवा का? अनूप और खांडवन। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। अनूप और खांडवन खंडवा का प्राचीन नाम है, जो कि अब एक परीक्षा में बहुत ही लाभ होगा इससे। आगे हम लोग देखेंगे, मानचित्र में भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से खंडवा और बुरहानपुर कब अस्तित्व में आए हैं? 15 अगस्त 2003 को, जो मानचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग तो 4 विधानसभा है, जिसमें विधानसभा 4 है। लेकिन ऐसा होता है साथियों कि किसी भी जिले में लोकसभा यानी सांसद उस जिले की एक ही लोकसभा लगती है। लेकिन खंडवा जिले में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैतूल संसदीय क्षेत्र भी लगता है और खंडवा संसदीय क्षेत्र भी लगता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं आगे।
यहाँ पर पहले विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा पहले मानधाता सीट के बारे में बात करते हैं, जो कि पुनासा क्षेत्र है और यह आती है खंडावा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, जिसका नंबर क्या है विधानसभा का 175, और जो संसदीय क्षेत्र है वो 28 नंबर का खंडवा संसदीय क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत आती है मानधाता विधानसभा सीट। अब साथियों बात करते हैं हम, जो 29 नंबर का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, बैतूल। यह भी खंडवा जिले का हरसूद विधानसभा है, जो कि 176 है, यह बैतूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है संसदीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हम लोग 2 संसदीय क्षेत्र लगते हैं यहाँ पर, और विधानसभा 4 है। आगे अगली विधानसभा की बात करते हैं, तो वो खंडवा से विधानसभा खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, खंडवा 177 नंबर। और अगली कौन सी है, पंधाना, जो कि 178 नंबर है, और यह भी खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा, निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर बैतूल और खंडवा संसदीय क्षेत्र लगते हैं, और विधानसभा पंधाना, खंडवा, मानधाता तथा हरसूद, यह चारों विधानसभा स्थित है। हरसूद बैतूल विधानसभा के क्षेत्र के जो है हरसूद विधानसभा है वह बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, शेष अन्य है वह खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। आगे हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ तक, तो यह अंग्रेजी शासनकाल के अनुसार 1864 से ही जिला मुख्यालय रहा खंडवा जिला, और इस स्थान पर 4 ऐतिहासिक कुंड है। कौन कौन सा, सूरज कुंड, पज्ञ कुंड, भीम कुंड और रामेश्वर कुंड। यह कौन कौन सी दिशा में, आगे हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं, तो खंडवा जिले में तुरजा भवानी मंदिर, नवचंडी मंदिर और नागचुन तालाब, जो कि नागचुन सिंचाई परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। तो यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजना भी यह एक मानी जाती है, नागचुन तालाब के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दादाजी धुनीवाले का मंदिर है, जो कि एक इनका नाम था केशवानंद जी महाराज। ये महान संत थे, और दादाजी डंडे वाले के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केशवदास जी महाराज, जब दादाजी धुनी वाले, इनको दादाजी डंडे वाले के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी में भारत और खासकर मध्य भारत के क्षेत्र में यात्रा की। दुनिया भर में उनके लाखें भक्त उन्हें शिव भगवान के रूप में मानते हैं, और उन्होंने भक्तों को साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए, है ना। 8वीं शताब्दी में एक बड़े साधु और श्री गौरी शंकर जी महाराज अपनी टोली के साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा किया करते थे। वह शिव जी की बहुत बड़े भक्त थे। कौन थे, श्री गौरी शंकर जी महाराज, और नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। तो यह बहुत बड़े शिव भक्त थे, और उन्होंने नर्मदा की घोर तपस्या की तथा और प्रार्थना की कि उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो। तो उनकी जब 12 कठिन परिक्रमाएं पूर्ण हुई, तो नर्मदा जी ने उनसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए तथा कहा कि उनकी जमात में केशव नाम के युवा भोलेनाथ के रूप में मौजूद है, जो नर्मदा माता जी ने कहा था। यह चीजें बताई गई। भगवान शिव जी के दर्शन के लिए व्याकुल गौरी शंकर जी महाराज जब वापस लौटे, तो उन्होंने सच में उस लड़के यानी दादाजी के रूप में भगवान शिव जी को देखा। जब उन्हें आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें कहा, अगर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो मुझे छूकर आजमा लो। दादाजी हमेशा अपने डंडा रखा करते थे, जहाँ विराजमान होते वहाँ पर धुनी रमाते थे। दिगंबर रूप दादाजी महाराज के दर्शन करते थे, और रोज हजारों लोग आया करते थे। जन कल्याण करने दादाजी बहुत ही विचित्र तरीका था। वे भक्तों को गाली तथा डंडा देते थे, और हर तरह के लोग, अमीर गरीब तथा दादाजी से आशीर्वाद लेते थे। दादाजी ने चमत्कार दिखाए, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर निरंतर धुनी जलती रहती है, जिसे धुनी मैया कहा जाता है। दादाजी की समाधि दर्शन और धुनी मैया भूपति प्रसाद के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। तो इस प्रकार साथियों दादाजी धुनी वाले के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और इन्हें भगवान शिव का अवतार कहा गया है, और इनका क्या है, डंडे वाले दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर और बात करते हैं तो तुलजा माँ भवानी मंदिर है, जो खंडवा का प्रसिद्ध मंदिर है, और दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास में ही है, और प्राचीन समय का ये मंदिर है। भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ पर 9 दिन गुजारे थे, ऐसा कहा जाता है। तो तुलजा भवाना माता मंदिर में भगवान राम ने वनवास के दौरान 9 दिन निकाले थे। आगे हम लोग देखेंगे माँ नवचंडी मंदिर, है ना। यह भी खंडवा के रामेश्वर क्षेत्र में स्थापित है। इसको हम लोग कुंड में जब पढ़ेंगे तो उसको
रामेश्वर क्षेत्र के बारे में भी समझेंगे। नवचंडी माँ को समर्पित मंदिर है और यह चीजें भी आप खंडवा जिले में देख सकते हैं। यहाँ पर गौरीकुंड ऑडिटोरियम है जो किशोर कुमार गांगुली की याद में, यहाँ के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायक कलाकार थे, उनकी याद में गौरीकुंज ऑडिटोरियम यहाँ पर निर्माण किया है। यहाँ पर घंटाघर भी बहुत प्रसिद्ध है साथियों। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो कुंड थे, यहाँ पर सूरज कुंड, पद्म कुंड, रामेश्वर कुंड और भीम कुंड, ये चारों कुंड यहाँ पर स्थित है और इनकी स्थिति हम लोग देखेंगे चारों दिशाओं में स्थित है। पूर्व में कौन सा? सूरज कुंड है ना, और पश्चिम में पद्य कुंड स्थित है खंडवा में, और रामेश्वर कुंड और यह उत्तर में स्थित है, और दक्षिण में भीमकुंड स्थित है। साथ ही जो मां नवचंडी मंदिर है रामेश्वर क्षेत्र में स्थित है, उत्तर में स्थित है ना। आगे ये चारों एक बार और रिपीट करता हूं मैं। पूर्व में सूरज कुंड है, पश्चिम में पज्ञ कुंड, उत्तर में रामेश्वर कुंड और दक्षिण में भीमकुंड स्थित है खंडवा जिले में। यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर भी विराजित है। आगे हम लोग देखेंगे देवझिरी भूतेश्वर मंदिर। यह प्राचीन मंदिर है साथियों, खंडवा से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर भोजाखेड़ी में स्थित है। यहाँ पर एक झीरी बहती रहती है, प्राकृतिक जलधारा जो निरंतर बहती रहती है। तो यह मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है खंडवा जिले में, भोजाखेड़ी गांव में देवझिरी भूतेश्वर महादेव मंदिर है ना। आगे चर्चा करते हैं वीरखाला रुख। यह एक महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों। यहाँ पर प्राचीन समय में मानव की बलि दी जाती है, जो शिव के अवतार काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व प्राचीन समय में मानव की बलि दी जाती थी। यहाँ पर यह ओंकारेश्वर की पहाड़ियों में स्थित है और ब्रिटिश काल में जो मानव की बलि दी जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया। और पहाड़ी के निकट ही माता कुंती का मंदिर भी है ओंकारेश्वर क्षेत्र में। यहाँ पर भगवान शंभुनाथ मंदिर भी ओंकारेश्वर के पार में स्थित है, और सिद्धवरकूट स्थित भगवान शंभुनाथ का मंदिर 12 मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 मंदिर के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो भगवान शंभुनाथ का मंदिर। माना जाता है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर यह मंदिर भूमि खोदकर निकाला गया था। और मुख्य रूप के अलावा यहाँ पर 4 अन्य मंदिर भी है, जिसमें भगवान चंद्र प्रभु, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और शंभुनाथ की मूर्तियां स्थापित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? शंभुनाथ मंदिर ओंकारेश्वर में। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रमुख उत्सव। तो प्रमुख उत्सव में किशोर कुमार उत्सव आयोजित किया जाता है और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह आयोजित किया जाता है खंडवा जिले में। और निमाड़ उत्सव साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निमाड़ उत्सव कहाँ का आयोजित किया जाता है? तो ये बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिले में, इन तीनों जिलों में निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा में आयोजित किया जाता है और किशोर कुमार समारोह भी खंडवा में आयोजित किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे सिंगाजी मेला। यह कहाँ पर लगता है? पिपलिया सिंगाजी में, जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। यह हर साल अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है सिंगाजी मेला, जिसे सिंगाजी कौन थे? निमाड़ के कबीर कहा जाता है इन्हें। आज भी निमाड़ के लोग, इनके जन्म स्थान और समाधि स्थल पर पक्षियों की पूजा की जाती है। इनके चमत्कार को लोग आज भी महसूस करते हैं। वे नर्मदांचल की महाविभूति थे और पशु पालक थे। इन्हें घी और दूध अर्पण किया जाता है। इन स्थानों पर घृत की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। सिंगाजी महाराज की समाधि इंदिरा सागर परियोजना डूब क्षेत्र के आ जाने की वजह से 50-60 फीट परखोटे का सुरक्षित किया गया है, जो इनकी समाधि है साथियों। तो जो इंदिरा सागर परियोजना है उसका अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने के कारण 50-60 फीट परखोटे का सुरक्षित किया गया और वहीं पर इनकी समाधि का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत सिंगाजी धाम, जो इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे देखते हैं तो यह इनकी समाधि भी यहीं पर स्थित है, संत सिंगाजी धाम, जो खंडवा जिले के मुंदी नगर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है ना। मुंदी आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 किलोमीटर दूर स्थित है, इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र आता है। आगे हम लोग देखेंगे और चारों ओर से इनकी जो समाधि है पानी से घिरी हुई है, आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कार्तिक मेला आयोजित किया जाता है ओंकारेश्वर में, जो कि मानधाता ओंकारेश्वर का मानधाता राजा ने बसाया था। ये महत्वपूर्ण है साथियों, नोट कर लीजिएगा। ओंकारेश्वर को किसने बसाया था? राजा मानधाता ने। हर साल माह अक्टूबर में बोधिएनी एकादशी को यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कार्तिक मेला के नाम से जाना जाता है। और पूर्णिमा पर यह आयोजित किया जाता है ओंकारेश्वर पे। आगे साथियों देखते हैं मलगांव उत्सव, जो कि हम लोगों ने कम्युनिटी में प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर है खालवा। खंडवा की जनपद पंचायत है, जहां पर मलगांव
मेला लगता है दाता साहब की याद में, और हर साल जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। पशुओं की खरीदी बिक्री के लिए यह प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर बैलगाड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तथा स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम मलगांव उत्सव में आयोजित किया जाता है, जो कि खंडवा जिले में स्थित है ना साथियों। आगे समाधि की बात करते तो यहाँ पर किशोर कुमार की समाधि है, जिनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ था खंडवा में, है ना। और 13 मई, गलत बोल दिया साथियों मैंने, इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में हुई थी। और इनकी समाधि कहाँ पर है? खंडवा जिले में स्थित है किशोर कुमार की समाधि। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, यहीं पर किशोर कुमार की समाधि है, जिनका जन्म कब हुआ था? 4 अगस्त 1929 को, और 13 अक्टूबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर दादा दुधनी वाले की समाधि है, जिनका वास्तविक नाम क्या था? केशवानंद जी महाराज, और बहुत बड़े संत थे। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं आगे। और यहाँ पर कोई भी दुआएं मांगी जाती है वो हमेशा पूरी होती है। अन्य समाधि की बात करते हैं साथियों खंडवा जिले में, तो ब्रह्मगिर महाराज की समाधि है, जो कि खंडवा में स्थित है। और निमाड़ के कबीर के नाम से जाने जाने वाले पिपलिया सिंगा जी मुंदी में स्थित है। और बुखारदास बाबा, यह छनेरा गांव है, जो हरसुद क्षेत्र था, पुराना हरसुद था, उसको बसाकर नया छनेरा गांव बसाया गया और न्यू हरसुद के नाम से जाना जाता है। वहां पर बुखारदास की बाबा है, उनकी समाधि स्थित है। आगे साथियों देखते हैं यहाँ पर सिंचाई परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा। तो नदी घाटी परियोजना में चर्चा करते हैं पहले। तो यहाँ पर नर्मदा नदी बहु घाटी उद्देश्य परियोजना के माध्यम से समझेंगे पहले, क्योंकि इस जिले की बहुत महत्वपूर्ण है। और यह नर्मदा घाटी बहुउद्देश्य परियोजना मध्य प्रदेश की सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और इस परियोजना के तहत 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध तथा 3000 छोटे बांध बनाए जा रहे हैं, जो नर्मदा और उसकी सहायक नदी पर बनाए जाएंगे। और इस प्रकार यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना मानी जाती है। और इस नदी पर 2 उप परियोजना बनाई गई है, जिसमें कौन कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की बात करेंगे उससे पहले हम लोगों को इंदिरा सागर परियोजना के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह खंडवा के पुनासा गांव में स्थित है और यहाँ पर बिजली उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी ने किया था। इस योजना के तहत हरसुद गांव था, वह डूब क्षेत्र में आ रहा था, जिसको पुनर्वास कर छनेरा गांव बसाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओल्ड हरसुद है और छनेरा गांव आगे बसाया गया। इसको उससे पहले एक और बाबा आमटे और मेघा पाटकर का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, तो यह इनका आंदोलन का संबंध नर्मदा आंदोलन से है। और आप समझ सकते हैं यहाँ पर मानचित्र में यहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण हुआ था इंदिरा सागर परियोजना 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। वैसे साथियों एक और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो यह जो इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना, यह तीनों परियोजना इंदिरा सागर परिसर के नाम से जानी जाती है। तो यह महत्वपूर्ण है, जिसमें महेश्वर परियोजना जो कि खंडवा जिले में नहीं आती है, यह खरगोन जिले में आती है और मंडलेश्वर गांव में स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना, जिसका प्राचीन नाम मानधाता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद इंदिरा सागर परियोजना को देखते हैं और डिटेल में। इंदिरा सागर बांध मध्य भारत में मध्य प्रदेश के बहुउद्देश्य बांध है और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया। इसकी आधारशिला 1984 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई। 1992 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। इसका जलाशय भारत के सबसे बड़े जलाशयों में गिना जाता है, जिसकी क्षमता कितनी है? 12.22 मिलियन घन मीटर, है ना। कितनी है? 12.22 मिलियन घन मीटर। आगे देखते हैं तो ओंकारेश्वर परियोजना, जो कि ओंकारेश्वर में स्थित है और ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है, जिसे मानधाता राजा ने बसाया था। अगली परियोजना कौन सी थी? जो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना है, इसमें सरदार सरोवर परियोजना। इंदिरा
सागर परियोजना के बाद एक और बड़ी परियोजना जो कि गुजरात के नौगांव में स्थित है, यह बांध बनाया गया है। और इस योजना का सर्वप्रथम सपना किसने देखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किंतु इसे मूर्त देने का कार्य 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह बनने वाला बांध गुजरात के नौगांव में बनाया गया, जो शुरुआत से ही ऊंचाई को लेकर विवादों में रहा। और 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस पर बांध बने की लंबाई 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 138 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस प्रकार आकर्षित दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अमेरिका का ग्रांड कुली बांध, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है। और यह एक गुरुत्वीय बांध है जो आसानी से टूट नहीं सकता, क्योंकि भूकंपी क्षेत्र में बनाया गया है। और जहां पर ये नौगांव में बनाया गया है तो ये भूकंपी क्षेत्र है, तो इस प्रकार से इसको गुरुत्वीय बांध बनाया गया, यानी इस प्रकार से बनाया गया। पानी का बहाव तेज होने पर यह अपने आप को अपनी स्थिति को ढाल लेता है और टूटने से बच जाएगा। यह 4 राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का। लेकिन मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 57%। साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 57%, है ना, सबसे ज़्यादा है। आगे चर्चा करेंगे इसको हम लोग किस प्रकार से नर्मदा नदी पर यह बांध बने गए हैं। हम लोग वर्तमान में इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना, जो कि तीनों इंदिरा सागर परिसर के नाम से जानी जाती है। और अगली कौन सी है? सरदार सरोवर, जो यह महत्वपूर्ण 2 परियोजना है नर्मदा नदी की। और इसी के अंतर्गत बहुत सारी परियोजना, लगभग 135 बड़े बांध आदि निर्माण किए जाएंगे। और इस प्रकार से आप नर्मदा नदी की बहुउद्देश्य परियोजना को समझ सकते हैं। आगे सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि एक क्या है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और खंडवा जिले के मूंदी के पास में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यह सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट खंडवा जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं ओंकारेश्वर, है ना। ओंकारेश्वर यह ओम की आकृति दिखाई देता है, जिसमें भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर 2 ज्योतिर्लिंग को संयुक्त रूप से एक माना जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में को सिर्फ 2 है, एक उज्जैन में स्थित है और एक ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें संयुक्त रूप से एक माना जाता है। यहाँ पर प्रमुख की बात करते हैं तो ममलेश्वर मंदिर, अमलेश्वर मंदिर और मार्कंडेय आश्रम, सिद्धनाथ मंदिर, काजल रानी गुफा, गोविंद भागवत पादाचार्य गुफा और शंकराचार्य की गुफा। यह महत्वपूर्ण गुफा है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुफा है। और ये चीज़ें हैं ओंकारेश्वर से संबंधित, तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साथियों। आगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यह प्रमुख है कौन कौन से? ममलेश्वर, अमलेश्वर, मार्कंडेय आश्रम, सिद्धनाथ मंदिर, काजल रानी गुफा, गोविंद भागवत पादाचार्य गुफा और शंकराचार्य गुफा यहाँ पर प्रमुख है। यहाँ पर सिद्धकूट आप देख सकते हैं, यह ओंकारेश्वर परियोजना पे जो बना बांध है। और यहाँ पर सिद्धकूट मंदिर है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यह भी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप समझ सकते हैं। और सिद्धनाथ मंदिर, यह भी ओंकारेश्वर में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे इंदिरा सागर पर्यटन संकुल हनुमंतिया। पर्यटन में यहाँ पर हनुमंतिया बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि हनुमंतिया के नाम से प्रसिद्ध है और हनुमंतिया गांव में के नाम पर ही रखा गया है। यह हनुमंतिया गांव में स्थित है और इंदिरा सागर परिसर जो परियोजना है उसी के अंतर्गत इसको निर्माण किया गया और पुनासा तहसील में स्थित है। इसका आप चित्र देख सकते हैं, ये बैक वाटर क्रूज हनुमंतिया के चित्र है। अब साथियों, जानकारी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को साथियों लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।